Good morning, student. You are welcome to the Late Sri Ram College of Special Education. मैं आपका टीचर आशुतोष आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारे सिलेबस का सेमेस्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है विकलांगता का परिचय इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसमें हमने अब तक यूनिट 1 ख़त्म करके यूनिट 2 में प्रवेश किया और यूनिट 2 में प्रवेश करके हमने श्रवण बाधिता के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में जाना कि डिसेबिलिटी से क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसकी परिभाषा क्या है। और आज जो दूसरी डिसेबिलिटी है विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिहीनता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, दृष्टिहीनता या दृष्टि बाधिता। नेत्र मानव शरीर का एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है जिसका कार्य वस्तु को देखना है। हम आँखों के ही द्वारा अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं और उनके बारे में जान पाते हैं। परिभाषा, शैक्षिक दृष्टि से दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से भी संभव न हो सके। चिकित्सीय दृष्टि से कहा जाता है, चिकित्सीय विधि से दृष्टिहीनता की परिभाषा दृष्टि तीक्ष्णता, विजुअल एक्यूटी और देखने के क्षेत्र में फील्ड ऑफ विजन पर आधारित है, जिसको निम्नलिखित 2 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर सभी प्रकार के उपाय करने के बाद यह व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता है, जबकि समान व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देखता है तो उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहा जाता है। ये प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु को किस किस दूरी तक देख सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर सही से न देख पाए और एक दूसरा समान व्यक्ति उसी वस्तु को 200 फीट की दूरी तक आसानी से देख ले, तो जो व्यक्ति 20 फीट की दूरी पे वस्तु को नहीं देख पा रहा है उसे हम दृष्टिहीन कहेंगे। देखने के क्षेत्र के आधार पर कहा जाएगा, दृष्टिविकृत व्यक्ति के देखने का क्षेत्र का व्यास 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 से अधिक अच्छा होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं दृष्टिहीनता के प्रकार के बारे में। दृष्टिहीनता के प्रकार, टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। दृष्टिहीनता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली पूर्ण दृष्टि बाधिता और दूसरी आंशिक दृष्टि बाधिता। पूर्ण दृष्टि बाधिता, इस प्रकार के दृष्टिबाधित बच्चों को पूर्ण रूप से अर्थात कुछ भी नहीं देख सकते हैं, वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं देख सकता है अर्थात उसको अपनी आँखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित माना जाएगा। और इस आंशिक दृष्टिबाधित, इस तरह के दृष्टिबाधित बच्चे को पूर्ण रूप से दृष्टि सही होती है, इसमें कुछ समस्याएं होती पर इन्हें देखने में परेशानी होती है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष।
निकटदर्शी दोष में इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। इसी में दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इससे युक्त नेत्र मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट बिंदु से 20 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाती है। अगला है जरा दृष्टि दोष। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोनों एक साथ होते हैं तो इसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके बाद है अबिंदुता। ये दोष गोली विरंजन की तरह होता है। इस दोष के कारण क्षितिज दिशा में अर्थात ऊर्ध्व दिशा में वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। सामने की वस्तु स्पष्ट दिखाई हल्की देती है और आसपास की वस्तु कहते तिरछी नज़र जो है वो धुंधली दिखाई पड़ती है। इसके बाद है वर्णांधता। वर्णांधता मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर दो प्रकार की संवेदनशील तंत्रिकाएं जो क्रमशः छड़ तथा शंकु के आकार की होती हैं। जहां छड़ तंत्रिकाएं प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है, वहीं शंकु तंत्रिकाएं प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होती है। मनुष्य नेत्र द्वारा विभिन्न रंगों की पहचान इन शंकु आकार की तंत्रिकाओं के द्वारा ही होती है। यदि मनुष्य की रेटिना पर शंकु तंत्रिकाओं की कमी हो जाती है और उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो रंगों में विभेद कर पाने में अक्षमता हो जाती है। इस रोग को वर्णाधार दृष्टि दोष अथवा वर्णांधता कहते हैं। जी हाँ, जब रंगों की पहचान होना ख़त्म हो जाता है, जब कोई व्यक्ति किन्हीं रंगों में पहचान ना कर पा रहा हो तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको आगे जानने में सुविधा होगी। आइए अब चर्चा करते हैं इसके लक्षणों, कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं। सर्वप्रथम नेत्र से रुक रुक कर अथवा लगातार पानी गिरना, आँखों का लाल होना, नेत्र की असामान्य गति यानी रेटिना का एक जगह स्थिर ना होना, बार बार मूवमेंट करते रहना जिसको हम निस्टिग्मस के नाम से जानते हैं, देखने में कठिनाई होना, किसी वस्तु पर नज़र का ना टिकना, छोटी लिखावट पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अथवा छोटे चित्रों का अनुभव
नहीं होना, सिर दर्द की शिकायत करना या आँखों में संक्रमण की शिकायत करना, दोनों आँखों के संयोजन की समस्या एवं देखने में केवल एक आँख का उपयोग करना। जो बच्चे दृष्टि या प्रकाश के प्रति अपनी अनुक्रिया नहीं प्रदर्शित करते हैं, नेत्रहीन बच्चों का भाषा विकास सही प्रकार से नहीं होता है। वस्तु या पुस्तक को पढ़ते समय आँखों के अत्यधिक निकट रखना, ब्लैक बोर्ड से नकल करने के लिए साथी की कॉपी से नकल करना, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए असामान्य रूप से सिर को आगे पीछे करना, प्रायः वस्तुओं को छूकर महसूस करना, वस्तुओं की वास्तविक आकृति एवं रंग पहचानने में असमर्थता प्रकट करना। तो छात्रों, ये कुछ लक्षण थे जिनसे हम दृष्टि बाधिता की या दृष्टिहीनता की पहचान कर सकते हैं। जैसे इसमें सर्वप्रमुख किसी वस्तु को पास लाकर देखना, कॉपी किताब को पास लाके पढ़ना, कक्षा में पीछे बैठ के ब्लैक बोर्ड से नकल करके न लिख पाना, साथी की कॉपी से नकल करके लिखना, वस्तु को छूकर समझने का प्रयास करना इत्यादि लक्षण दृष्टिहीनता के हो सकते हैं। अब हम यूनिट 2 के 2.3 पे आते हैं, जिसमें हम मेंटल रिटार्डेशन के बारे में चर्चा करेंगे। परिभाषा। मानसिक मंदता का तात्पर्य मस्तिष्क के अपूर्ण या सीमित विकास से है, जिसके कारण व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता में असामान्यता दिखाई पड़ती है। AAMR 1983 के अकॉर्डिंग अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मेंटल रिटार्डेशन के अनुसार मानसिक मंदता का तात्पर्य समान बौद्धिक क्रियात्मक की अर्थपूर्ण कमी से है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूलन व्यवहार में क्षति होती है और ये विकास की अवधि के दौरान अभिव्यक्त होता है। मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें बौद्धिक, क्रियात्मक एवं अनुकूल व्यवहार सीमित हो जाते हैं, जो वैचारिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होती है। ये अक्षमता 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होती है। मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसी अवस्था है जिसको बदला नहीं जा सकता, इसमें थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। ये अवस्था 0 से 18 साल के बीच हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि मनुष्य की या इससे ग्रसित जब किसी व्यक्ति में वैचारिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षमता की कमी हो जाती है, किसी वस्तु को वो
समझ नहीं पाता, किसी जिससे कारण उसका भाषा विकास भी नहीं होता, अपनी भाषा को, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता इत्यादि कारण नज़र आते हैं तो उसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। प्रकार। सबसे पहला है शैक्षणिक। दूसरा है मनोवैज्ञानिक। थर्ड है तीसरा चिकित्सकीय। चिकित्सीय प्रकार में मनोवैज्ञानिक प्रकार में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें उनकी कुछ डिग्री दी गई हुई हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या डिग्री होती है आईक्यू रेंज की, जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि किस इससे संबंधित किस व्यक्ति में कितनी बौद्धिक अक्षमता है। जी हाँ, माइल्ड 50 से 70, मॉडरेट 35 से 49, सीवियर 20 से 34, प्रोफाउंड 20 से कम आईक्यू होती है। माइल्ड बच्चों की मानसिक आयु 9 से 11 वर्ष तथा बुद्धि लब्धि 50 से 70 होती है तथा 5 से 6 कक्षा तक ये शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होते हैं। इस संप्रेषण एवं व्यावसायिक कौशल भी इन्हें सिखाया जा सकता है। इन बच्चों में मस्तिष्क की दोष, शारीरिक बनावट, संवेदी अंगों की क्षीणता की कमी नहीं पाई जाती है। इन्हें समान व्यक्ति से अलग करना मुश्किल होता है। 100% मंदबुद्धि माइल्ड स्तर के होते हैं। मॉडरेट इन बच्चों की मानसिक आयु 4 से 7 साल तक की होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 35 से 49 एवं ये कक्षा 2 तक पढ़ाई कर पाते हैं। इनका गामक विकास सामान्य होता है। इन्हें सामाजिक स्वयं देखरेख, संप्रेषण, व्यावसायिक कौशल सिखाया जा सकता है। 100% मंदबुद्धियों में 10% मॉडरेट स्तर के होते हैं। सीवियर इन बच्चों की मानसिक आयु 4 साल तक होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 20 से 34 एवं गामक समस्याएं पाई जाती हैं। वाणी का विकास कम होता है। इन्हें हमेशा देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रोफाउंड ये पूर्णतः आश्रित होते हैं। विकास के हर क्षेत्र में मंदता पाई जाती है। इनमें संवेदिक गामक कमियां होती हैं। इनकी मानसिक आयु 2 वर्ष तक की होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है। तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक
पॉइंट थे जिसके आधार पर हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड के बच्चों में क्या कर सकते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इसके बारे में चर्चा की गई। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है एडुकेबल। दूसरा है ट्रेनेबल। तीसरा है कस्टोडियल ग्रुप। एजुकेबल इन शिक्षणीय बुद्धि लब्धि 50 से की शैक्षणिक बुद्धि लब्धि 50 से 70 होती है तथा शिक्षण कार्य के सामाजिक कौशल दिखाया जा सकता है। इन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये 1 से 5 कक्षा तक पढ़ने की योग्यता रखते हैं। ये दैनिक व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ट्रेनेबल इनकी बुद्धि लब्धि 35 से 50 होती है तथा ये कक्षा 1 से 2 तक शिक्षण ग्रहण करने योग्य होते हैं। ये अपना नाम पता आदि लिख लेते हैं। इन्हें दैनिक क्रिया एवं व्यावसायिक कौशलों में प्रशिक्षित कर रोजगार के योग्य बनाया जा सकता है। कस्टोडियल ग्रुप इनकी बुद्धि लब्धि 35 से नीचे है। इन्हें हमेशा विशेष देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। इनमें विकासात्मक पिछड़ापन पाया जाता है। इन्हें गामक कौशलों के लिए उपकरण की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें डेली लिविंग स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होता है। चिकित्सीय इनके अंतर्गत मानसिक मंदता को उनके होने वाले कारणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो गर्भाधारण से पहले से लेकर जन्म के बाद तक शारीरिक व मानसिक कारकों पर आधारित हैं। इसमें सर्वप्रथम है संक्रमण एवं मादक द्रव्य संबंधित।
रूबेला, साइटोमेगालिक, हाइपरफिलिस, चिकन पॉक्स आदि बीमारियां गर्भावस्था के दौरान मां को लग जाती हैं, जिससे प्लेसेंटल बाधा को पार करके शिशु की मानसिक दुर्बलता होती है। ये मुक्ता प्रकार के संक्रमण में दिखाई देता है, जिसमें है आपका मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस। दूसरा है उपापचय और भोजन संबंधी। इससे संबंधित मानसिक विकलांगता में फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल के उपापचयी गड़बड़ी के कारण फिनाइल कीटोनुरिया और ग्लैमसीनिया होता है, अतः कुपोषण के कारण भी मस्तिष्क सही ढंग से विकसित नहीं हो पाता है, जिससे मानसिक मंदता हो सकती है। ये कहा जा सकता है इसका मुख्य कारण कुपोषण होता है। जब सही खान पीन नहीं मिलता है तो वो बालक जो माँ के गर्भ में रह रहा है उसका मानसिक विकास सही ढंग से हो नहीं पाता है, जिसके कारण मानसिक अक्षमता हो सकती है। तीसरा है मनोचिकित्सीय विकृतियाँ। गर्भावस्था के दौरान माँ को कुछ मानसिक तनाव एवं दुर्बलता के परिणाम स्वरूप स्वलीन व्यवहार, सोटोफेनिया, मेनिया, डिप्रेशन आदि की शिकायत होती है। तो इससे गर्भ में पल रहे बच्चे का मस्तिष्क विकास भी प्रभावित होता है। गर्भावस्था के समय डॉक्टर ये अवश्य रूप से माँ को बताते हैं कि आपको किसी प्रकार का तनाव या डिप्रेशन नहीं लेना है, नहीं तो आपकी आने वाली संतान का बौद्धिक विकास बाधित हो सकता है और वो मानसिक रूप से अक्षम हो सकता है। अगला है गुणसूत्रीय असमानताएं। गुणसूत्रों की असमानताओं से प्रभावित बृहद संख्या में मानसिक विकलांग देखने को मिलते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा देखने में जो सिंड्रोम आता है वो है डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम्स की संख्या 23 होनी चाहिए, 23 से 46, लेकिन जब ये एक बढ़ के 47 हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के सिंड्रोमिक बच्चे का जन्म होता है, जिसका कारण उसकी मानसिक अक्षमता होती है। इसके बाद आता है गर्भावस्था की विकृतियाँ। गर्भाशय ठीक से विकसित नहीं होता, उसमें ट्यूमर तथा कैंसर जैसी बीमारी भी होती है, जिसके कारण शिशु का मस्तिष्क विकास रुक जाता है और वो मानसिक विकलांग हो सकता है। मस्तिष्क की बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर एवं अन्य मस्तिष्क की बीमारियों से मस्तिष्क के विकास का ह्रास होता है और बच्चा मानसिक विकलांग हो जाता है। मानसिक एवं शारीरिक कारक,
ये अवस्था जन्म से पहले, जन्म के समय एवं जन्म के बाद हो सकती है। इसमें अनेक कारण सहायक होते हैं। इसमें अनेक कारक काम करते हैं, जैसे चोट, विकिरण यानी रेडिएशन, एनीमिया, खून की कमी, प्लेसेंटा में असामान्यता अथवा स्तरायी ग्रंथियों का मानसिक तनाव में मस्तिष्क की कोशिका की क्षतिग्रस्तता इत्यादि। इसमें मानसिक क्रियाओं के साथ ही शारीरिक क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। वातावरणीय कारक, गरीबी के कारण कुपोषण, अज्ञानता, अशिक्षा जैसी समस्या होती है, जिसमें टीकाकरण का अभाव, बच्चों का जन्म इत्यादि के कारण भी ज़्यादातर बच्चे मानसिक मंद होते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण के कारण मानसिक मंदता हो सकती है। अन्य कारक, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे बच्चों के मस्तिष्क विकास में गिरावट एवं मानसिक मंदता देखी जाती है, जैसे गर्भवती महिला को मिर्गी का दौरा पड़ना, बच्चे को मिर्गी का दौरा आना आदि। मिर्गी को हम इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार की मानसिक अक्षमता का उदाहरण है। अब चर्चा करते हैं मानसिक मंदता के कुछ लक्षणों के ऊपर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। लक्षण, मानसिक मंदता के लक्षणों में धीमी प्रतिक्रिया, मंदबुद्धि व्यक्तियों की प्रतिक्रिया सामान्य व्यक्तियों से धीमी होती है। कभी कभी ये प्रतिक्रिया नहीं भी कर पाते हैं। स्पष्टता का अभाव, अपने विचार, आवश्यकताएं एवं भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सीखने में धीमापन, इस तरह के बच्चे बहुत ही धीमे धीमे सीख पाते हैं। इसका कारण उनकी बौद्धिक कमी का IQ लेवल की कमी मानी जाती है। कम समझने में भी धीमापन दिखाई देता है। निर्णय लेने की क्षमता में कमी, मंदबुद्धि व्यक्ति या तो निर्णय नहीं ले पाते हैं या निर्णय लेने में बहुत ही अधिक समय लेते हैं। एकाग्रता का अभाव, मंदबुद्धि व्यक्तियों को किसी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है। उन्हें एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि पर जाने में भी कठिनाई महसूस होती है। जल्दी गुस्सा करना या नियंत्रण खो बैठना, मंदबुद्धि व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। याद रख पाने में कमी, मंदबुद्धि व्यक्तियों को सीखने की क्षमता में कमी पाई जाती है तथा सीखे गए कौशलों को याद रखने में भी उनको असुविधा या कठिनाई महसूस होती है। समन्वय का अभाव, शरीर के विभिन्न अवयवों और उनके क्रियाकलापों में समन्वय रख पाना मुश्किल होता है। क्रियाएं संयोजित नहीं हो पाती हैं। निराशा, चिड़चिड़ापन, अवांछनीय व्यवहार अधिक दिखाई देने लगता है। विकास में देरी, समान अवस्था के अनुकूल क्रियाओं को न कर पाना जो एक समान बालक से अपेक्षित है। मंदबुद्धि व्यक्ति वास्तविक आयु के विकास के अनुपात में पीछे रह जाते हैं। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करूंगा। कल हम सब फिर मिलेंगे, जिसमें मानसिक मंदता के प्रति क्या मिथ्या है, मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या अंतर है आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।